जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं, जो पाठ का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी इसमें ये बताया जाएगा कि प्राचीन समय में, पुराने समय में राज्य कैसा होता था, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा कि इतना क्षेत्र किसी राजा का है, या उस समय एक राजा किस प्रकार से चुना जाएगा, क्या वो युद्ध लड़के चुना जाएगा या फिर किस प्रकार से, किस विधि द्वारा। और उसमें ये बताया जाएगा कि प्राचीन में राज्य कौन कौन से थे, यानी पुराने समय में कौन कौन सा ऐसा राज्य था जिस पर शासन चलाया जाता था शासकों द्वारा। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं और छोटी छोटी बातों का भी इसमें ध्यान रखेंगे। और उसके बारे में देखेंगे कि मगध कैसे इतना, मतलब सबसे महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना मगध, वज्जी, उसमें जितने भी महाजनपद थे, जनपद थे, सबका अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि उस समय कर कैसे लिया जाता था और उस समय कर प्रणाली जो थी वो किस प्रकार थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें एक पाठ के शुरू में एक बच्चे को दिखाया गया है, इसको जो जिसके मन में एक सवाल आता है, जैसे जब ये लड़का सुबह उठता है तो देखता है कि इसकी नानी जो है वो वोट डालने जाती हैं। तो ये सोचने लगता है कि कहाँ कहाँ जा रही है। तो नानी उसकी बताती है कि अपने शासक को चुनने जा रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये सोचता है कि वर्तमान में मान लीजिए कि हम वोट करके या फिर चुनाव करके अपने शासक को चुनते हैं, लेकिन प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में लोग अपने शासक को किस प्रकार से चुनते होंगे। तो इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। और इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बात ये आती है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। जैसे कि मान लीजिए कि अभी के समय में क्या होता है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव मतदान द्वारा करते हैं, जैसे इलेक्शन के द्वारा, कि हम चुनते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कि हमारा शासक कौन होगा, यानी हम किसके शासन के अधीन रहेंगे। ठीक है। लेकिन उस समय 3000 साल पहले, 4000 साल पहले लोग कैसे शासन करते थे, राजा कौन बनेगा, इस प्रकार से कैसे ये ज्ञात होगा। तो इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए और बड़े बड़े यज्ञों द्वारा आयोजित किया जाता था। यानी कि उस समय, जैसे वैदिक काल, ऋग वैदिक काल आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय जिसके पास अधिक मात्रा में गायें होती थी, उसमें गाय का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था उस समय राजा बनने में, कि जिसके पास अधिक गाय होंगी वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा और वही बड़ा राजा माना जाता था। ठीक है। तो इसी प्रकार से वो जब राजा बन जाते थे तो वो यज्ञ कराते थे, क्योंकि उस समय ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का बड़ा ही महत्व हुआ करता था। तो यज्ञ कराते थे। और यज्ञ में एक यज्ञ होता है जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि अश्व मतलब होता है एक घोड़ा, पर्यावचीर, या आपको आता होगा तो पता चलता होगा। अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो इस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। वो जिस भी राज्य में जाएगा, यदि आप उस राजा के अधीन होना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यदि आप उस राजा के अधीन नहीं होना चाहते हैं तो आपको उस घोड़े को पकड़ना होगा। और यदि आप उस घोड़े को पकड़ लेते हैं तो आपको उस राजा के साथ युद्ध करना होगा जिसका वो घोड़ा होगा, यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ कराया होगा उसके साथ युद्ध करना होगा। नहीं तो आप, अगर आपके राज्य से होके वो घोड़ा गुजर जाता है तो आपका राज्य क्षेत्र जो है वो उस राज्य के अधीन हो जाता था। तो ये जो यज्ञ है वो एक विशेष पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। और इसके लिए जो उपहार लाते थे वो कौन कौन से थे, वो वैश्य हो जाते थे, शूद्र हो जाते थे। वो सब उन राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। और अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली मान जाता था। और इस समय यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। और उपहार के साथ साथ क्या लाते थे, जैसे कि मान लीजिए कि फल लाएंगे, सोने या चांदी जैसे कुछ मुद्राएं लाएंगे, या फिर अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आएंगे, या फिर कोई उपयोगी चीज़ लेके आएंगे जो राजा के प्रयोग करने लायक हो। तो उस समय क्या होता था कि इस प्रकार से राजा का चुनाव होता था। अब इसमें यज्ञ में यज्ञ करने का अधिकार तो सभी को था, लेकिन वैश्य जो जाति थी
वैश्य उनको ये उपहार तो लाते ही थे, लेकिन वैश्य जो थे वो थोड़ा राजा के निकट होते थे, लेकिन पुरोहित शूद्र जो थे, शूद्र वो मानते थे कि ऐसे अनुष्ठानों में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि वो उनको शूद्र को एक अछूत मानते थे कि यदि वे आ जाते हैं इस यज्ञ में शामिल हो जाते हैं तो यज्ञ क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो शूद्र को वो लोग आमंत्रित नहीं करते थे। शूद्र कौन होते हैं, तो जब आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हो गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो गई तो उसके बाद आते हैं आर्य। और आर्य जब आते हैं एशिया से, मध्य एशिया से, तो वो 5 भागों में बट कर के आते हैं। आर्य कितने भागों में बट के आते हैं, 5 भागों में। देखिए जब आर्य 5 भागों में बट के आते हैं तो पहला भाग 4 भागों में बट के आते हैं। तो वो क्या था, एक पहला ब्राह्मण हो जाता है, दूसरा क्षत्रिय हो जाते हैं, तीसरा वैश्य हो जाते हैं, वैश्य वर्ग जो व्यापार करते हैं, चौथा शूद्र हो जाते हैं। तो ब्राह्मण जो इनका काम था यज्ञ कराना, क्षत्रिय का काम था कि सभी की रक्षा करना, वैश्य का काम था कि व्यापार करना, लेकिन शूद्र का काम ये था कि ये इन तीनों वर्णों की, तीनों वर्गों की सेवा करे। शूद्र का काम क्या था, तीनों वर्गों की सेवा करना। आगे हम पढ़ेंगे, इसी बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय कैसे हुआ, कैसे वर्ण व्यवस्था आया। तो अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वैदिक ग्रंथ कौन से होते हैं, तो वैदिक ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जो उत्तर वैदिक माने ऋग्वेद के बाद लिखे गए, ऋग्वेद काल के बाद लिखे गए। जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब ग्रंथ कौन से हैं, वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक ग्रंथ इनको कहा जाता है। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था अभी आपको मैंने बताया कि जब एशिया से, माइनर एशिया से यानी मध्य एशिया से जब आते हैं आर्य लोग, तो वो 4 भागों में विभक्त होकर आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार से वर्ण का उदय होता है। वर्ण का अर्थ होता है एक वर्ग के रूप में वहाँ के लोगों को विभाजित हो जाना, वहाँ के समाज में एक अलग, जैसे कि हम लोग के अभी जाति धर्म हो गया है, उसी तरह उस समय लोगों के अंदर क्या होता था, वर्ण होता था। जैसे हम लोग हिंदू मुसलमान इस तरह से विभाजित हैं, उस समय भी लोग कैसे थे, वर्ण के आधार पर विभाजित थे। और वर्ण के आधार पर कैसे विभाजित थे, तो कर्म के आधार पर, यानी कि जो जैसा कर्म करता था उसके आधार पर विभाजित थे। जैसे कि यज्ञ जो कराता था वो ब्राह्मण हो जाता था। ठीक है। जो शत्रुओं से रक्षा करता था वो क्षत्रिय हो जाता था। ठीक है। और जो व्यापार करता था वो वैश्य हो जाता था। और जो शूद्र हुआ करता था वो इन तीनों की सेवा करता था। इन तीनों की सेवा कौन करता था, शूद्र करता था। और लोगों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटने का काम किसने किया, तो वो थे पुरोहित यानी ब्राह्मण। इन्होंने ही लोगों को यानी उस समय के समाज को 4 भागों में विभाजित किया था। उनके अनुसार ये होता था कि वर्ण के आधार पर अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। जैसे ब्राह्मण, उनका काम था कि वो यज्ञ कराते थे। ठीक है। वेदों का अध्ययन करते थे। उस समय जो भी वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका अध्ययन करते थे और पूजा पाठ कराते थे। और जो वैश्य थे उनका काम था कि वो व्यापार करे। और जो क्षत्रिय थे उनका काम यही था कि वो, इनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। और वैश्य के बारे में आपको पता ही हो गया। चौथे स्थान पे आते थे शूद्र। और इन शूद्र महिला को भी माना जाता था कि महिला भी क्या है, एक शूद्र है। और उन समय महिलाओं को भी ये अधिकार नहीं थे, जैसे शूद्र के जो अधिकार नहीं है वो महिलाओं के भी अधिकार नहीं होते थे। उनको न अध्ययन करने का, वेद का अध्ययन करने का, या फिर उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। और जो शूद्र की उस समय स्थिति थी, एक प्रकार से कहें तो महिलाओं की भी स्थिति उस समय वही थी। और शूद्र का वही काम था कि ये तीनों वर्णों की सेवा करते थे, ब्राह्मण की भी, वैश्य की भी और क्षत्रिय की भी।
पुरोहितों के अनुसार वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, यानी कि वो ऐसा मानते थे कि जिस परिवार में, जिस वंश में, जिस वर्ण में जिसका जन्म होगा, वो जन्मा बच्चा भी उसी वर्ण का हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर ब्राह्मण परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। यदि वो क्षत्रिय में होता है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, शूद्र में होता है तो शूद्र हो जाएगा, वैश्य में होता है तो वैश्य हो जाएगा। यानी कि वो जन्म के आधार पर भी मानते थे। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी आपको बता ही दिए। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों के कुछ जो लोग थे वो शिल्पकार थे, जो मूर्ति बनाते हैं मंदिर, या उससे मंदिर तो नहीं बनता था, जैसे घर घर होता है, वो क्या बनाते थे, शिल्पकार। शिकारी जो शिकार किया करते थे, भोजन संग्राहक, ये सब क्या थे, अछूत अछूत वर्ग माने जाते थे। साथ ही अछूतों की श्रेणी में वे लोग भी आ जाते थे जो शव यानी कि लाश को दफनाते या जलाते थे, उन लोगों को भी अछूत मान लिया जाता था। और इन लोगों के संपर्क में आने से वो ऐसा मानते थे कि वो अपवित्र हो जाएंगे। यानी कि अपवित्र यानी कि एक तरह से होता है नाश, यानी कि उनका नाश होने की, अपवित्र हो जाएंगे। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और कुछ राजा जो स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, और कुछ पुरोहित जो थे ब्राह्मण, वो राजा से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उत्पन्न नहीं समझते थे, उचित नहीं समझते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है चमड़े का उद्योग करता है, जैसे जूता बनाता है, तो वो उसको वैसे ही उसको शूद्र ही मानते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, यानी वो ऐसा चाहते थे कि सभी लोग पूजा पाठ करें, सभी लोग यज्ञ करें, और सबके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था उस समय। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि इस छुआछूत की आलोचना भी कई लोगों ने किया। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत अधिक सीमित था। अब इसके बाद हमको पढ़ना है जनपद। जैसे कि ऋग्वेद काल में जो व्यक्ति के पास अधिक गाय होती थी वो राजा बनता था, लेकिन अब इस समय क्या हो जाता है कि जिसके पास अधिक ज़मीन होगी वो राजा बनेगा। तो जनपदों में उस समय राजा को क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था, लेकिन अब इस राजा को क्या कहा जाएगा, राजा कहा जाएगा। महायज्ञ को कराने वाला राजा अब राजा ना होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। महायज्ञ जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ जो कराते थे उनको राजा कहा जाता था। और जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जनपद यानी कि जन मतलब होता है लोग, लोगों के बसने की जो जगह है उसको जनपद कहते हैं। और कई जनपद मिला करके, जैसे छोटे छोटे जनपद हैं, ये जनपद मिला करके आगे चल कर क्या बन जाएंगे, महाजनपद। और महाजनपद में ही हमें पढ़ना है मगध जैसे महाजनपद, मगध जैसे महाजनपदों के बारे में, वज्जी, अंग, इन सभी जनपदों के बारे में हमें आगे पढ़ना है। पुरातत्वविदों ने जनपदों के कई बस्तियों की खुदाई भी की थी और इससे कई साक्ष्य मिले भी थे। जैसे दिल्ली में एक पुराना किला मिला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये प्रमुख यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसे ये इतिहासकार पुरातत्वविद पता कर सकते हैं। ठीक है। और जनपद के बाद देखिए इस चित्र में आपको एक चीज़ दिखाया गया है, ये बर्तन, ये बर्तन एक प्रकार से कहा जा रहा है और इतिहासकार पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार के बर्तन का प्रयोग विशेष अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता था। जैसे कि कोई राजा आए या फिर रिश्तेदार, उन समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, इस प्रकार के बर्तन का। इस समय के लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब महाजनपद आ जाता है, जैसे जनपद और कई जनपद मिला करके महाजनपद बन जाते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे कि मगध, वज्जी, अंग, ये सब क्या है, महाजनपद है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं।
यानी कि महाजनपद जो थे उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया था कि सीमा निर्धारित की गई थी, यानी बाउंड्री बना दिया गया था। और वो बाउंड्री किसकी बनी होती थी? लकड़ी की, ईंट की बनी होती थी या फिर पत्थर की, वो भी कम ऊंचाई पर नहीं, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर बनाई गई थी कि जैसे कोई शत्रु जो है उस पर आक्रमण न कर दे। इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर है। यहाँ पर कुरु है, पांचाल है, कौशल, वैशाली, वज्जी, अंग, मगध, इन सभी को बारे में हम अध्ययन एकदम छोटे छोटे रूप में आसानी से पढ़ेंगे। यानी उनका इस किलेबंदी करने का मतलब आशय यही था कि वो लोग सुरक्षा चाहते थे, यानी कि कोई विदेशी या फिर कोई अन्य राजा उन पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो सुरक्षा के लिए अपने किलेबंदी किया करते थे। और ऐसी किलेबंदी जो कि ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, और ऊंची दीवारों के लिए अधिक संख्या में ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, और मजदूर भी अधिक संख्या में चाहिए। जैसे पुरुष, बच्चे और ये सब क्या करते थे? परिश्रम करते थे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित रूप से वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों का प्रयोग, ये देखिए, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, किलेबंदी की जाती थी, और इसमें अधिक मात्रा में ईंटें लगती थी, लकड़ियाँ लगती थी, मजदूर भी अधिक मात्रा में लगते थे। और इससे क्या होती थी? एक अच्छी प्रकार से सुरक्षा ढाल बन जाती थी। और ये जो किला है ये कौशाम्बी किले की दीवार है, जो आधुनिक समय में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इस समय टैक्स कैसे कलेक्ट होता था, कैसे टैक्स लिया जाता था, इस बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। यानी कि जो महाजनपद अधिक शक्तिशाली होगा, जाहिर सी बात है उसके पास अधिक संख्या सेना होगी, और उस अधिक संख्या की सेना को रखने के लिए अधिक मात्रा में उनके पास भोजन पर्याप्त होना चाहिए। भोजन के लिए वो अधिक मात्रा में टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे, इसलिए उन्हें प्रचुर साधनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें कर्मचारियों का भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में क्या होता था कि बलि नामक एक कर दिया जाता था। जो सामान्य लोग जो थे वो अपनी खुशी से राजा को अपने तरफ से उपहार देते थे, और उसको बलि कर कहा जाता था। लेकिन अब बलि कर समाप्त होकर के ये एक नियमित कर होगा, जिसमें आपको ये शर्त रखी जाएगी कि आपको ये कर देना ही देना है। उस समय होता था कि आपकी इच्छा अनुसार आपको जो कुछ भी देना है, नहीं देना है वो भी ठीक है, देना है वो भी ठीक है, लेकिन इस समय आपको देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से नियमित कर हो गया। और इसमें कर कैसे लिया जाता था? तो इसमें कर उपज का 1/6 वह हिस्सा लिया जाता था, और ये निर्धारित कर था, जिसे क्या कहते थे? भाग कहते थे। यदि प्रश्न में आए कि महाजनपद में टैक्स को क्या कहा जाता था, तो टैक्स को कहा जाता था भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के ऊपर